हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने इस YouTube चैनल पर। कृष्णा एकेडमी के इस YouTube चैनल पर हम पर्यावरण अध्ययन के एक टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रदूषण, पॉल्यूशन। इससे पहले जो वीडियो श्रृंखला थी उसमें हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने पंचायती राज के 4 पार्ट में पंचायती राज को पूरा किया और अब इसी श्रृंखला में हम प्रदूषण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रदूषण पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। बचपन में हमने बहुत ही प्रदूषण के बारे में पढ़ा था, सामाजिक अध्ययन की किताब में 10th 12th में ये टॉपिक हुआ करता था, लेकिन यहाँ हम जो है इसको थोड़े अच्छे लेवल पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, प्रदूषण है क्या, उससे पहले आप जानिए कि प्रदूषण होता किससे है। तो प्रदूषण होता है प्रदूषकों से। प्रदूषण होता है प्रदूषकों से। प्रदूषक क्या होता है? प्रदूषक वो तत्व होते हैं जो प्रदूषण करने में सहायता करते हैं, यानी प्रदूषण को बढ़ाने में जो कारक, जो फैक्टर यूज में आते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? उन्हें हम बोल देते हैं प्रदूषक। अच्छा, तो लिखा हुआ है कि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक को प्रदूषक कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। अब वो कारक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लो कोई बहुत तेज आवाज में बातें कर रहा हो या कोई बहुत तेज साउंड जनरेट हो रहा हो, तो उस साउंड के द्वारा अगर व्यक्ति असहनीय स्थिति में आ जाता है या उसको परेशानी होती है तो वो भी क्या है? एक प्रदूषक है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं या कुछ मानव जनित गैसें होती है जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ गैसों का अनायास ही प्रयोग करता है, तो उस प्रकार के जो तत्व हैं वो भी किस में आ जाते हैं? वो भी आ जाते हैं प्रदूषक में। यानी कुल मिला के हम बात कहें तो मानव शरीर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मानव या पूरी जीव, पूरी धरती को ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है नुकसान पहुंचाने वाले कारकों को ही हम क्या बोल देते हैं? उन्हें ही हम बोल देते हैं प्रदूषण। चलिए, अब प्रदूषण जो है उसके कुछ स्वरूप हैं। 2 प्रकार से प्रदूषण जो है पाया जाता है। एक होता है प्राथमिक प्रदूषण और एक होता है द्वितीयक प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषण हम किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कहे गए हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्राथमिक प्रदूषण की श्रेणी में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा गौर से समझना है। देखिएगा, क्वेश्चन है कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं। प्राथमिक प्रदूषण हम उन प्रदूषक को कहते हैं या उस प्रकार के प्रदूषण को कहते हैं, यानी ऐसे प्रदूषक जो अपनी मूल स्थिति में रहकर, यानी वो जिस प्रकार से जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहकर वो मनुष्य या हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, तो उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक प्रदूषण। जैसे इसमें आता है, ये लिखा हुआ है, ये प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? प्राथमिक प्रदूषण। जैसे है एनपीके। एनपीके के फॉर्मूले से बनता क्या है? इससे बनता है डीडीटी। आपने देखा होगा डीडीटी। खेतों में आपको देखा होगा, खेतों में जो है चीनी के जैसा एक पदार्थ होता है, एक फर्टिलाइजर होता है जिसको हम यूरिया बोल देते हैं, डीडीटी पाउडर, यूरिया खाद। तो यूरिया खाद को हम खेतों में छिड़काव करते हैं ताकि मिट्टी की जो है या भूमि की जो है फर्टिलाइजर क्षमता जो है बढ़ जाए, वही होता है डीडीटी। तो डीडीटी अपने जिस रूप में रहता है उसी रूप में मनुष्य के लिए या हमारी पृथ्वी के लिए अगर इसका हम ज़्यादा यूज करते हैं तो वो हमारी पृथ्वी के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? देखिएगा, डीडीटी में एनपीके होता है। ये क्यों होता है? ये एनपीके किस रेशो में होता है इसका भी कारण है। पहले तो ध्यान रखना एनपीके क्या होता है। तो एन तो होता है नाइट्रोजन, एन तो होता है नाइट्रोजन। पी का मतलब हो जाएगा फास्फोरस, और के का मतलब हो जाएगा पोटेशियम। के का मीनिंग हो जाएगा पोटेशियम। इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है, इन तीनों का जो फॉर्मूला है, उन फॉर्मूले को 4:1 यानी 4:2:1 NPK 4:2:1 के रेशो में अगर मिलाया जाए या फॉर्मलाइज किया जाए तो बनता है डीडीटी पाउडर। ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें डीडीटी पाउडर जो है
आप इसको यूज करते हैं, खेतों में हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि खेतों की जो उर्वरक क्षमता है या उर्वरक क्षमता भूमि जो हमारी है उसकी जो उर्वरकता है वो बढ़ जाए। लेकिन अगर उस मिट्टी में अगर हमने सिंचाई पर्याप्त मात्रा में नहीं करी तो क्या हो जाएगा, यही जो डीडीटी है ये विपरीत जो है कार्य करने लग जाएगा। तो इसके लिए ये एक प्रॉपर खाद है, लेकिन अगर हम इसका अति मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो कुछ समय के लिए हमको लगता है कि हमारी फसल ठीक हो रही है, लेकिन बाद में इसके विपरीत परिणाम आने लग जाते हैं। तो ये जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में हमारे लिए परेशानी कर देता है। आपको पता होगा भारत की मिट्टियों में अधिकांशतः ज़्यादातर जो भी मिट्टियां हैं 99% मिट्टियों में 3 चीज़ों की कमी होती है। वो चीज़ें क्या क्या है? एक तो है ह्यूमस, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उसको ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस। एक आपका है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और एक पदार्थ है फास्फोरस, फास्फोरस। इन तीनों जो स्ट्रक्चर है या ये तीनों जो टर्म है इनकी हमारे भारत की मिट्टियों में अधिकांशतः कमी होती है। सभी मिट्टियों में, हम चाहे काली मिट्टी की बात करें या बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, तो सभी मिट्टियों में ये तीनों तत्व की कमी पाई जाती है। और इन्हीं कमी को पूरा करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसका नाम है NPK 4:1 के रेशो में इसको फॉर्मुलाइज किया गया और इसके थ्रू हमने क्या बनाया? DDT पाउडर। तो ये जिस अवस्था में रहता है उस ही अवस्था में हमारे जो मिट्टी है या हमारा जो जीवन है या हमारी जो वायुमंडल है या पृथ्वी है उसको हानि पहुंचाता है। तो एक टर्म तो हो गया हमारा DDT। दूसरा टर्म है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक आप लोग सब आपने देखा होगा, प्लास्टिक जिस टर्म में होता है प्लास्टिक पॉलीथीन, आपको पता होगा अभी रिसेंटली में केरल ने प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगा दी है। वो थैलियाँ जो सिंगल यूज में काम आती है, सिंगल यूज, जैसे अपन पानी की बोतल पीते हैं, पानी की बोतल से पानी पीते हैं तो जो बोतल होती है उसको एक बार यूज करने के बाद में हम उसको फेंक देते हैं तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक हो गई। तो इस प्रकार की प्लास्टिकों को यूज करने के लिए अभी हाल ही में केरल गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। 2010 से हमारे राजस्थान में भी जो है प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन वो कितना कारगर है वो हम सभी जानते हैं। अच्छा, तो बात आती है प्लास्टिक। ये जिस भी अवस्था में होती है, यानी जो भी इसका मूल स्ट्रक्चर है, जिस भी फॉर्मूले में ये होती है, उसी अवस्था में ये हमारे वायुमंडल को, हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है। आप देखिए, मिट्टी में अगर पॉलीथीन की थैली चली जाती है और उस पर काफ़ी समय तक अगर आप खुदाई वहाँ नहीं करते हो या उस पॉलीथीन को नहीं निकालते हो तो उसके नीचे वाली जो मिट्टी है वो बंजर हो जाती है, वहाँ पर पानी भी नहीं पहुँच सकता है, पानी भी नहीं पहुँच पाता है। तो ये जिस अवस्था में होती है, और आपको पता होगा लाखों करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं इस प्लास्टिक को जो है खत्म होने में, लेकिन बहुत ही रेयर केस में खत्म होती है, अन्यथा ये जिस भी अवस्था में होती है ये आपको लाखों करोड़ों वर्ष में उसी अवस्था में मिलेगी। लेकिन जहां पर ये पड़ी होगी या जिस भूमि पर होगी वो भूमि बिल्कुल बंजर हो चुकी होगी। तो ये इसका बहुत नुकसान है और बहुत सारी गवर्नमेंट जो है इसके लिए प्रयास भी कर रही है। तो कह सकते हैं कि ये सब प्राकृतिक प्रदूषण का ही एक सोर्स है। दूसरी जो बात आती है वो है CO। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। आप जानते होंगे धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला, वाहनों से निकलने वाला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा जहरीली गैस है। कुछ ही समय में दम घुटने लगता है और ये भी जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में हमारे शरीर को जो है नुकसान पहुंचा देती है। फिर है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्वेश्चन आया कि ऐसी कौन सी गैस है, ये एग्जाम में RS प्री में ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सी गैस है जो हमारी पृथ्वी में या हमारे जीवों के लिए जो है उतनी ही मात्रा में हानिकारक है जितनी मात्रा में ये लाभदायक है। यानी हानिकारक और लाभदायक दोनों ही केस में कौन सी गैस है जो विद्यमान होती है। तो ऑप्शन CO2 भी था, ऑक्सीजन भी था और भी 2 गैसें थी। तो इसका आंसर है CO2। यानी CO2 हमारे लिए हानिकारक और लाभदायक। CO2 हमारे लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों ही है। अच्छा, है कैसे? तो वो देखिएगा। हम जो हैं यानी जीव जंतु हैं वो
प्राणवायु के रूप में यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते ताकि हम जो है जीवित रह सकें। उसी प्रकार वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो अपने जीवन के लिए, अपने जीवन चक्र के लिए, अपनी दैहिक क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन CO2 का कंज्यूम करते हैं, यानी CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है तो CO2 पर इफेक्ट पड़ेगा, और अगर CO2 कम ज़्यादा हो जाती है तो ऑक्सीजन पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी अगर हमारे लिए ऑक्सीजन आवश्यक है तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि CO2 भी प्रकृति में एक निश्चित मात्रा में ही विद्यमान होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ही हानिकारक है, और कम हो जाती है तो भी वो हमारे लिए हानिकारक है। तो कह सकते हैं कि CO2 हानिकारक और लाभदायक गैस दोनों है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये कारक वो हुए, यानी प्राकृतिक प्रदूषण हमने पढ़ा, यानी ऐसे प्रदूषक जो अपनी मूल स्थिति में रहकर ही हमारे पर्यावरण को, हमारी पृथ्वी को, हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक प्रदूषण। अगली श्रृंखला में आता है द्वितीयक प्रदूषण। ये प्रदूषक प्राकृतिक प्रदूषकों की अंतरक्रिया से ही निर्मित होते हैं। मतलब ये है कि अगर आप जाने कि कुछ तत्व होते हैं जो स्वयं उत्प्रेरक के रूप में कार्य ना कर दूसरों के सपोर्ट से मिलकर हमारे वायुमंडल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें बोल देते हैं द्वितीयक प्रदूषण। यानी अकेले इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये दूसरे प्रकार के तत्वों से अंतरक्रिया करके एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाकर जो है हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं द्वितीयक प्रदूषण। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? ये ओजोन बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओजोन द्वितीयक प्रदूषक में आता है। साथ में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, तो ये भी जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो है स्ट्रक्चर गठित होता है। तो ये भी अपने मूल रूप में ना होकर किस रूप में जो है SO3 के रूप में हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाता है। साथ में अमोनिया, तो अमोनिया भी जो है हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाता है। आपको पता होगा जो है वॉशरूम या जो है शौचालयों में जो स्मेल आती है वो अमोनिया की वजह से ही आती है। तो ये सब कारक हो गए द्वितीयक प्रदूषक के, और ये कारक हो गए प्राथमिक प्रदूषक के। यहाँ पर जो प्रमुख गैसें हैं जैसे ओजोन है, SO3, अमोनिया, नाइट्रोजन या CO2 और CO, इनका विस्तृत अध्ययन हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषण की समझ तो हो गई होगी। चलते हैं हम अगली श्रृंखला में। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रदूषण, तो हमको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रदूषण में हम कौन कौन से प्रदूषण पढ़ेंगे या प्रदूषणों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदीय प्रदूषण यानी मृदा में जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण, ठोस अवशिष्टों के द्वारा प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ई अवशिष्ट प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण। ये मुख्य प्रकार के प्रदूषक है जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और बारी बारी से हम इन्हीं प्रदूषणों का जो है अध्ययन करेंगे। और आज की वीडियो श्रृंखला में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वायु प्रदूषण। तो आप डाल दीजिएगा हेडिंग वायु प्रदूषण। अब एक बार आप देखिएगा, वायु प्रदूषण पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें गैसों का स्ट्रक्चर किस रेशो में है। तो देखिएगा, वायुमंडल में ये सारी गैसें दे रखी है और उनमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन, सेकंड पर है ऑक्सीजन, थर्ड पर है ऑर्गन और फोर्थ पर है CO2। ये स्ट्रक्चर है, आप सभी को पता होगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूजन किस बात में हो जाते हैं कि पहली कौन सी गैस है जो ज़्यादा पाई जाती है या कौन सी ऐसी गैस है जो कम पाई जाती है। सभी को ये बिल्कुल पता होता है कि नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में यानी हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 78.09% इसका रेशो है, प्रतिशत है। और ऑक्सीजन जो है 20.95% के रूप में पाई जाती है। उसके बाद में पाई जाती है ऑर्गन और फिर उसके बाद में जो है वो है आपकी CO2। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऑर्गन और CO2 इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो हमको ये तो पता होता ही है कि
सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन उसके बाद में अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑर्गन और उसके बाद में पाई जाती है CO2। तो आप इसे याद कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। जिस गैस का नाम छोटा है, जैसे ऑर्गन, जिस गैस का नाम छोटा है तो ऑर्गन जो है वो पहले आएगी। हम बचपन में जब कोई क्लासें लगती थी या फिर बचपन में खड़े होते थे तो टीचर्स कहते थे कि जिनकी हाइट छोटी है वो आगे आ जाओ और जिनकी हाइट बड़ी है वो चले जाइए पीछे। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि ऑर्गन जो है 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो ये छोटा है तो इसको आगे ले आओ, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑर्गन। और उसके बाद में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 3 शब्द में इसका जो है नामकरण पूरा होता है, तो ये ऑर्गन की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ा नाम है, इसलिए ये ऑर्गन के बाद में आएगी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पर ऑर्गन, जिसका नाम छोटा है उसे पहले ले आते हैं, और फिर कौन सी गैस है, फिर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन गैसों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा। देखिएगा, जैसे बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब ये बहुत ज्यादा है तो भाई 78.09% जो इसका रेशो है, वो परसेंटेज है, तो ये इतनी ज़्यादा पाई जाती है, तो इससे क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, यानी इसके ज़्यादा होने से और कम होने से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये कोई जल्दी से क्रिया नहीं करती है, ये किसी भी चीज़ से क्रिया नहीं करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी मात्रा विद्यमान मात्रा से अगर ज्यादा हो जाती है, यानी 7.09% से ज्यादा हो जाती है या इससे कम हो जाती है, तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो सुनिएगा। अगर नाइट्रोजन की मात्रा 78.09 से बढ़कर मान लेते हैं 80% हो गई, इतनी ज्यादा हो जाती है, तो क्या होगा, तो ये होगा, ज्यादा हो जाती है तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है सांस लेने में कठिनाई अनुभव करेगा। ये अवरोधक गैस का काम भी करेगी ना। अभी हमको जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, अगर ये बढ़ेगी, नाइट्रोजन बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन की लेने की, ग्रास्प करने की पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर नाइट्रोजन गैस का रेशो बढ़ जाता है तो व्यक्ति श्वसन में जो है उसको बाधा उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अगर नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायुमंडल में कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो विस्फोटक पदार्थ यानी ज्वलनशील पदार्थों का जलना बहुत जल्दी होगा। ये गैस अगर अपनी मात्रा ज़्यादा लिए हुए है तो ये एक काम ये भी करती है कि जो ज्वलनशील गैसें हैं उनके ज्वलन मान को कम कर देना, यानी बीच में ये आड़े आने का काम कर देती है, और जो है वायुमंडल में, नहीं तो अगर ये मात्रा कम होगी तो जगह जगह बहुत सारे विस्फोट होंगे, बहुत सारी गैसें को रिएक्शन करेगी और परिणाम स्वरूप विस्फोट का कारण बनेगी। लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये विस्फोट को भी रोकती है। समझ में आपको आ गया होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा, जो भी हम बाजार से चीज़ें से कुरकुरे खरीदते हैं तो पॉलीथीन पैक जो भी हम बेकरी के आइटम खरीदते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन ही होती है, ताकि क्योंकि ये अक्रिय गैस है, क्रिया नहीं करती है। हमको लगता है उसमें ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें अक्रिय गैस होती है जिसको नाइट्रोजन बोलते हैं। और फिर वो क्या करती है कि बाहरी तत्वों को जो है उस मेटल में या उस पदार्थ में आने से रोकती है, ताकि वो जो है खराब ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, एक अक्रिय गैस होने का ये इसका बहुत ही अच्छा फायदा है। तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन गैस का और किस चीज में यूज होता है, तो सबसे बड़ा इसका यूज होता है जो बैल है, तो बैल के वीर्य को इसी नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन में डुबोकर रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कृत्रिम बैल जब बनाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान बैलों का जब होता है तो उसके वीर्य को जो है नाइट्रोजन के द्रवित घोल में ही रखकर डुबोकर रखा जाता है। अच्छा, किसी भी गैस को लिक्विड करना है तो क्या करना है, उसको उच्च ताप और दाब के द्वारा अगर भरा जाता है या उस स्थिति में लाया जाता है तो वो गैस क्या हो जाती है, लिक्विड हो जाती है। और अगर उसका कोई कलर भी होता है तो वो लिक्विड अवस्था में ही हमें पता पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें थी जिन्हें आपको बिल्कुल लिख लेना है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वो बात जो है वो क्या है, हमारी ऑक्सीजन।
दूसरी जो हम बात करते हैं वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन 20.95% की मात्रा है। ऑक्सीजन के बारे में शीले ने और प्रिस्टले इन दोनों ने ही सबसे पहले हमको बताया था, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अच्छा, CO2 और ऑर्गन, इनकी बातें अभी हम आगे करेंगे। तो ये तो हमारा मेन स्ट्रक्चर हो गया वायु प्रदूषण के सोर्स में, यानी वायु प्रदूषण से पहले हमने ये पढ़ा कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैस किस मात्रा में विद्यमान है, और मैंने आपको इसका ट्रिक बता दिया कि भाई हम जानते हैं कि जो है नाइट्रोजन ज्यादा है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, लेकिन अगर उसके बाद का क्रम जो पूछा गया है एग्जाम में, तो ऑर्गन जिसका नाम छोटा है वो पहले आएगा और जिसका नाम बड़ा है वो बाद में आएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा ऑर्गन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। आगे चलते हैं। अब है वायु प्रदूषण के सोर्स, यानी वायु प्रदूषण जो होता है वो किन किन कारणों से, यानी कौन कौन से सोर्स जिम्मेदार है। तो मुख्य तौर पर दो सोर्स होते हैं, एक तो मानव जनित, यानी मानव के क्रियाकलापों से, मानव जो ऐसी क्रियाकलाप करे जिसके द्वारा वायुमंडल में प्रदूषण जनित हो। एक तो कारण होता है मानव जनित और एक कारण होता है कौन सा, वो है प्राकृतिक सोर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मानव जनित कार्यक्रम में। तो मानव जनित कार्यक्रम में पहला तो है गैस और धुआं, दूसरा है ऊष्मा, तीसरा है कणिकीय पदार्थ, यानी मानवों के द्वारा उत्पन्न की गई गैसें, जैसे हम जो है परफ्यूम लगाते हैं, स्प्रे जो है उसका हम छिड़काव करते हैं, तो उसके द्वारा जो कण होते हैं, जो एरोसोल होते हैं, वो भी वायुमंडल में प्रदूषण का कारण बनते हैं। साथ में धुआं, अंगीठी जला रहे हैं या फिर आप परिवहन के द्वारा जो भी धुआं निकलता है, जो भी बाहर एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है जिस धुएं के द्वारा, तो वो धुआं भी मानव जनित ही होता है, तो वो भी हमारा हो जाएगा गैस और धुआं कारक हो जाएगा। किस कारकों में, मानव जनित कारकों में। दूसरा कारक है ऊष्मा। अब ऊष्मा कैसे, ऊष्मा जब जनरेट होती है तो इसका कारण ये है, आज हम अपनी सुख सुविधाओं का जितना ध्यान दे रहे हैं, जैसे हर घर में थोड़ी सी भी गर्मी का अनुभव होता है, उससे पहले घर में AC कूलर लग जाता है। आप देखिएगा पहले के समय में या आज भी आपने बहुत घरों में देखा होगा कि लोग बाग जो हैं अपने गर्मियों को सहन करते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, प्राकृतिक जो वायु है उसका ही आनंद लेते हैं। इसके द्वारा जो है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम हो जाता है। लेकिन आज AC, ये कूलर, इन्होंने क्या करा है कि एक तरफ ये हमको ठंडक देते हैं और क्या करते हैं कि जो गर्म जो मैटर होता है, जो प्रकृति का जो वायुमंडल का गर्म जो पदार्थ है, उसको एक साथ बल्क के रूप में इकट्ठा करके वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ये सभी क्रियाएं ऊष्मा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जैसे वनाग्नि, यानी जंगल में आग लग गई, तो जंगल में आग वैसे क्रिया तो स्वाभाविक है, लेकिन उसका जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मानव ही जिम्मेदार होता है। ग्लोबल वार्मिंग की जो है बढ़ोतरी की वजह से, ऊष्मा की अधिक मात्रा में बढ़ोतरी की वजह से, मीथेन गैस, दलदली इलाकों में मीथेन गैस की ज़्यादा बनने की वजह से, ये सब परिणाम है जो ऊष्मा का कारण बनते हैं। इसके अलावा हमारा आता है कणिकीय पदार्थ। कणिकीय पदार्थ विभिन्न प्रकार के कण, जैसे हम चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा जलाने पर छोटे छोटे एरोसोल के रूप में कण निकलते हैं, जिन्हें हम कालिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कालिक। ये जो कण निकलते हैं, इन कणों में ये वायुमंडल में घूमते रहते हैं और ये कण क्या करते हैं, वायुमंडल से कुछ ऐसे घटक जैसे रेडियो एक्टिव जो है वो चीज़ों, रेडियो एक्टिव चीज़ों को ले लेते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो हमारे शरीर पर या हमारी प्रकृति पर उल्टा प्रभाव डालते हैं। तो ये भी हमारे हैं कणिकीय पदार्थ, जिनका हम आगे बिल्कुल विस्तृत अध्ययन पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो है वायुमंडल में क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं पर्यावरण की विविधता के अनुसार। आगे चलते हैं। अब है वायु प्रदूषण के सोर्स में हमने मानव जनित सोर्स तो पढ़ लिया। अब जो दूसरा सोर्स है वो है प्राकृतिक सोर्स। प्राकृतिक सोर्स में आता है ज्वालामुखी उद्गार। अब ज्वालामुखी उद्गार कैसे सहायता करता है प्राकृतिक प्रदूषण में, तो देखिएगा, हम सभी को पता है ज्वालामुखी एक प्राकृतिक कारक है निकलने का। तो ज्वालामुखी जब रिलीज होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ज्वालामुखी जब रिलीज होता है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या निकलती है, तो उसमें सबसे ज्यादा निकलती है जलवाष्प। जलवाष्प, बहुत सारे तत्व होते हैं, धुआं होता है, विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज रिलीज होती है ज्वालामुखी के द्वारा वो होती है जलवाष्प।
साथ में आपने ये ड्राइंग देखा है, इसमें देखिए धुआं दिख रहा है आपको। तो ये जो धुआं है, ये धुआं भी क्या करता है, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये कौन सा कारक है, प्राकृतिक कारण। प्रकृति अपने संतुलन के लिए ये सारी क्रियाएं करती है। जब मानव के हस्तक्षेप की क्रियाएं प्रकृति में इतनी बढ़ जाती है तो प्रकृति को इस संतुलन के लिए अपने आप को जो है एक संतुलन की स्थिति में लाना पड़ता है, और उन्हीं क्रियाओं का परिणाम है ज्वालामुखी उद्गार। इसके थ्रू कौन कौन सी गैसें निकलती है, बिल्कुल आप रट लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड। ये दोनों गैसें मुख्य तौर पर ज्वालामुखी से निकलने वाले जो है गैसों के अंतर्गत होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हमारे शरीर के लिए ही नहीं, हमारे पूरे पर्यावरण के लिए जो है, हमारी पूरी धरती के लिए ये दोनों गैसें हमारे लिए हानिकारक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक सोर्सों में ही एक सोर्स है पेड़ पौधों की दैहिक क्रियाएं। पेड़ पौधे जब अपने आप में दैहिक क्रियाएं करते हैं या फिर खाना जो है अपना फूड बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, तो उस समय भी बहुत सारी जो अनवांछित या अनैच्छिक जो गैसें हैं वो वायुमंडल में आती है, जैसे उसमें है अमोनिया है, नाइट्रोजन है, मीथेन के ऑक्साइड है, और ये भी हमारे शरीर पर कुछ मात्रा में जो है हानि पहुंचाते हैं। तो ये सभी प्रमुख कारण थे, प्राकृतिक कारण, और एक था मानव जनित कारण। चलते हैं आगे इसी श्रृंखला में। अच्छा, साथ में हमने पढ़ा था कि जो प्राकृतिक कारण है उस कारणों में एक है जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया, अगर कोई जैविक पदार्थ सड़ता गलता है, जैसे मान लो आप सोचें कि आप किसी कचरे को बहुत समय तक उसको छोड़ दें, आप किसी कचरे को उसको फेंके नहीं, उसका अच्छे से उन्मूलन ना करें और उसे खुले में छोड़ दें, तो उस समय एक गैस रिलीज होती है। तो उस गैस को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से मुख्य तौर पर सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा एक मीथेन गैस भी जैविक पदार्थों के सड़ने गलने के दौरान ही उत्पन्न होती है, जो क्या करती है, अग्नि का कारण बनती है। आपने देखा होगा अचानक ही आग लग जाती है जंगलों में, जिससे पन्ने पड़ा है ये वनाग्नि। तो ये आग जो लग जाती है, कारण क्या है कि जैविक पदार्थ इतने सड़ गल गए हैं कि वहां से मीथेन गैस का स्त्रावन होना शुरू हो गया है। साथ में कुछ आग लगने के लिए यानी अग्नि प्रज्वलित होने के लिए कुछ प्रकृति को कुछ ऐसे कारण भी मिल जाते हैं जो उसकी सहायता करते हैं, जैसे ऑक्सीजन या पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा। तो ये सभी कारक मिलकर क्या करते हैं, वायुमंडल में अग्नि यानी जो है प्रकृति की ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। साथ में अगर बात करें वनाग्नि, तो वनाग्नि के दौरान CO2 रिलीज होती है, राख रिलीज होती है, कार्बन, ये धुआं क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। तो ये सभी गैसें जो हैं ये प्राकृतिक कारण के अंतर्गत आ जाती है, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के कारकों के द्वारा रिलीज होती है। तो यहां तक हमने पढ़ा कि प्रकृति में जो है कौन कौन से कारण थे जो विभिन्न प्रकार की गैसों यानी हानिकारक गैसों जो हमारे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालती है उसमें सहायक होते हैं। तो एक तो था मानवीय कारण, और दूसरा था हमारा प्राकृतिक कारण। चलिए चलते हैं अभी आगे श्रृंखला में। अब है वायु प्रदूषण की प्रकृति के आधार पर उसका वर्गीकरण। तो इसमें जो है गैसीय वायु प्रदूषण होता है, यानी एक तो होता है गैसीय वायु प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, गैसीय वायु प्रदूषण, तापीय वायु प्रदूषण। तो इनमें हमने सबसे पहले लिया गैसीय वायु प्रदूषण। देखिएगा, जैसे बात करते हैं CO2, CO का निकलना जीवाश्म ईंधनों की अपूर्ण दहन से हाइड्रोकार्बन का उत्पन्न। यानी इसमें होता क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो गैसीय वायु प्रदूषण में आते हैं। वो कौन कौन सी गैसें होती है, आपको मैंने बताया ही था, CO2 है, CO है, CO है इनका निकलना, और जीवाश्म ईंधन यानी ऐसे जो जानवर या व्यक्ति जब सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके द्वारा भी जो ईंधन यूज में आता है, तो उस ईंधन के द्वारा भी पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन अपूर्ण दहन के द्वारा। रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस आप सभी इससे परिचित हैं। ये गैस सबसे ज्यादा
ओजोन परत के क्षरण का कारण बनती है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इस प्रकार की गैसों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। अभी मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगी, फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिएगा। तो हम जो बार बार फ्रिज खोलते हैं, रेफ्रिजरेटर खोलते हैं, एक एक बार पानी पी रहे हैं, फिर रख के आ रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, तो जितनी बार आप फ्रिज खोलेंगे उतनी बार ही उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बहुत ही हानिकारक एक गैस है, आप ये हानिकारक कितनी है वो देखिएगा। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु 1 लाख, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। अब आप सोच लीजिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है, तो सोच लीजिएगा ये गैस कितनी हार्मफुल है। और हम बार बार आए दिन ही फ्रिज खोलते रहते हैं, और अपना मतलब ये आप देख लीजिए घरेलू कारक भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने के लिए। तो हमें शुरुआत अपने घर से कर लेनी है कि इन चीज़ों पर सबसे पहले रोक लगा देनी चाहिए। बार बार फ्रिज नहीं खोले, जब एक बार ही काम चल जाता है तो बार बार ऐसे काम हम ना करें जिसमें हमारा भी वायु प्रदूषण के अंदर योगदान आता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा ऊंचाई पर उड़ने वाले यानों से निकलने वाला अवशिष्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा जेट विमान, एरोप्लेन जो हवा में उड़ते हैं, तो उनमें जब हाइड्रोजन, उनमें एक फ्यूल होता है हाइड्रोजन का, द्रवित हाइड्रोजन फ्यूल यूज करते हैं हम, और भी बहुत सारे उसमें तत्व होते हैं। तो उन जब वो तत्व जब बर्न होते हैं, जब वो एरोप्लेन या कोई चीज़ जो उड़ान मारता है, तो उस समय उसमें जो गैसें हैं, उसका जो फ्यूल है, जब वो बर्न होता है तो मुख्य तौर पर कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान रखना, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसको याद कैसे करना है? तो याद ऐसे करना है जैसे हमने पूछा, क्या कभी आप एरोप्लेन में बैठे हो? तो ऑलमोस्ट 90% 80% बच्चे बोलते हैं नहीं, कभी नहीं बैठे, अभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। कभी बैठेंगे आगे चल के? तो नहीं, अभी तक तो हम नहीं बैठे। तो नहीं मतलब ऊंचाई पर उड़ने वाले एरोप्लेन से जो धुआं निकलता है, उस धुएं में क्या होता है? नाइट्रोजन के अयस्क होते हैं, जिसमें से नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य तौर पर है, ये नाइट्रोजन के यौगिक हैं। अच्छा, साथ में ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धान के खेतों में, यानी चावल के जो खेत होते हैं, या फिर आपने देखा होगा मवेशी जानवर जब जुगाली करते हैं, जुगाली करना जानते हैं, मुंह को बार बार वो थोड़ा सा चारा लेना और बार बार चबा चबा कर खाना, तो जब वो जुगाली करते हैं उस समय भी एक गैस रिलीज होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज़्यादातर जानवरों के पास में नहीं बैठना चाहिए। कई लोग बचपन में से देखते रहते हैं जानवरों को कि कैसे जुगाली कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर जो मवेशी है जब वो चरते हैं या अपना खाना ग्रास लेते हैं, उस समय क्या होता है, वो बार बार क्या करते हैं, वो बार बार जुगाली करते हैं, और उस समय हवा में जो गैस रिलीज होती है वो गैस कौन सी है? मीथेन गैस। बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, धान के खेतों से जो हानिकारक गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है? मीथेन। साथ में जानवरों या मवेशियों के जुगाली करते समय जो गैस रिलीज होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? मीथेन। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। इसमें बिल्कुल सिंपल टॉपिक हम इसको समझते हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बहुत ही सिंपल है, लेकिन उतना सिंपल है नहीं जितना हम समझते हैं। तो देखिएगा, आपको पता होगा यह क्वेश्चन, आप खुद अपने मन में देखिएगा कि हम क्या इसका आंसर आता था या नहीं आता था। तो कृपया करके चैनल पर बने रहिए और इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, साथ में है सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग से क्लोरीन गैस का उत्सर्जन। आपको पता होना चाहिए क्लोरीन गैस का मेन फंक्शन क्या होता है। क्लोरीन जो गैस है वो क्या करती है? कलर हटाने के लिए, कलर उड़ाने के काम में ली जाती है। फूलों का रंग उड़ जाता है, प्लांट में क्लोरीन की मात्रा कम हो जाती है। हम ब्लीच करते हैं ना, ब्लीच चेहरे पर ब्लीच करवाते हैं, तो ब्लीच करवाने पे बोलते हैं हम गोरे हो गए। पार्लर में कई लोग जाते हैं, भाई गोरे हो गए। गोरे क्या हुए? क्लोरीन का काम ही ये होता है कि कलर को उड़ा देना। हमारे चेहरे पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, जो रोम होते हैं, तो जब ये ब्लीच लगती है तो वो बालों का कलर उड़ जाता है, और वो बाल कैसे हो जाते हैं? ब्राउन या व्हाइट कलर में हो जाते हैं। तो हमको लगता है हम गोरे हो गए, गोरे नहीं हुए। वो ब्लीच जो है वो काम ही ये करती है, बालों का या किसी भी चीज का कलर उड़ाने में जो गैस यूज में आती है उसे हम क्या बोल देते हैं? क्लोरीन गैस। इसको ध्यान रखना, मैं लिख देती हूं। रंग रंग उड़ाने
वाली गैस। तो रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है वो गैस है क्लोरीन। तो ध्यान रखिएगा, कई लोग अपने बालों कलर कराते हैं तो बालों में भी क्लोरीन लगाते हैं, क्लोरीन लगाते हैं। वो क्लोरीन क्या करता है? बालों का कलर उड़ा देता है और हमको लगता है कि हमने कुछ बाल कलर वगैरह कर रहे हैं, तो कलर नहीं करवाए, कलर तो करवाने का होता है। आप अपने बालों से अपने बालों का नेचुरल कलर उड़वा लेते हो और उसे ही बोलते हैं क्लोरीन। तो ध्यान रखना, जब भी हम सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग करते हैं या फिर हम छोटे तौर पर या बड़े तौर पर ब्लीच का प्रयोग करते हैं, आप देखिएगा जब हम ब्लीच का प्रयोग करते हैं तो धुआं निकलता है, एक गैस निकलती है और बहुत ही झंझनाहट वाली अजीब सी उसकी स्मेल होती है। तो वो गैस ही क्या है? वो क्लोरीन गैस है जिस समय निकलती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर इसके लगातार संपर्क में व्यक्ति रहता है तो उसकी सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसकी आंखों पर। आंखों में जलन जो है वो शुरू हो जाती है, चर्म रोग के बहुत सारे रोग हो जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारी आंखों पर। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या श्रृंखला है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया, इसके बाद में है कणिकीय वायु प्रदूषण। अब एक बार आप इस इमेज को देखिएगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे ये इमेज बतानी पड़ेगी कणिकीय वायु प्रदूषण होता क्या है। तो देखिएगा, कणिकीय वायु प्रदूषण होता है कण, इसके नाम में ये कण, छोटे छोटे कण। अब उन कणों को ही, जैसे ये स्प्रे किया तो ये स्प्रे में जो कण निकल रहे हैं वो कण ही क्या है? वही है कणिकीय वायु प्रदूषण। यानी छोटे छोटे जो कण वायुमंडल में विद्यमान हो जाते हैं प्राकृतिक कारणों से या मानवीय कारणों से, तो उन कारणों से भी या इस प्रकार के कणिकीय मतलब कणों से भी वायु प्रदूषण हो जाता है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरोसोल। अब एरोसोल क्या होता है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एरोसोल क्या होता है। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, जो कण होते हैं उन कणों को ही हम बोल देते हैं एरोसोल। वायुमंडल में जो कण विद्यमान होते हैं, जैसे हमने स्प्रे किया तो स्प्रे में छोटे छोटे बहुत सारे कण निकले हैं, इन कणों को ही हम क्या बोल देते हैं? इनको ही हम बोल देते हैं एरोसोल। लेकिन इसका एक आकार होता है, तो ध्यान रखिएगा, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को हम क्या बोल देते हैं? एरोसोल। ध्यान रखना। अच्छा, इसके प्रभाव से क्या होता है? ये कण वायुमंडल में फैल जाते हैं और फैलने के दौरान ये कण वायुमंडल में जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रहण कर लेते हैं और हमारे जीवन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ये बादल के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं बताती हूँ। देखिए इधर, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ से रेडिएशन आया। अब रेडिएशन आकर हमारी पृथ्वी के द्वारा कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाता है और थोड़ा सा परावर्तन के माध्यम से वापस लौट जाता है। लेकिन अगर ये कण हमारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे, ये कण अगर हमारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे, इधर देखिएगा, ये सूर्य है किस प्रकार और ये हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ पर एरोसोल कण बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, यहाँ पर एरोसोल कण बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। पृथ्वी से आने वाला विकिरण पृथ्वी तक तो पहुँच ही नहीं पा रहा है, समझे आप। पृथ्वी से, सूरज से आने वाला जो विकिरण है वो पृथ्वी तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इन कणों ने परावर्तन करना शुरू कर दिया, ये उसको पृथ्वी तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ग्लोबल कूलिंग बढ़ जाएगी, वार्मिंग नहीं, ग्लोबल कूलिंग, यानी पृथ्वी का वायुमंडल बहुत ठंडा हो जाएगा। अभी आपने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो पराली को जलाते समय बहुत सारा जो है मौसम में परिवर्तन आया, बिल्कुल धूप ही जो है पहुंच नहीं पा रही थी किसानों तक, हमारी पृथ्वी तक धूप ही नहीं पहुंच पा रही थी। तो इससे बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए। तो क्या था? वो कण तो थे, वो एरोसोल ही थे जो हमारे वायुमंडल में ऊपर लेवल में बिखर गए और उनके द्वारा क्या हुआ, जो विकिरण है, विकिरण का मतलब होता है कि अगर कोई किरण आए और वो दोबारा लौट जाए तो इसको हम बोल देते हैं प्रकीर्णन। ये आई और लौट गई, परावर्तित हो गई। तो इस समय क्या हुआ, हमारी पृथ्वी तक सूरज का प्रकाश तो पहुंच ही नहीं पाया और इस वजह से क्या हो गया, ग्लोबल कूलिंग। तो ये जो कारण है ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि एरोसोल की वजह से वायुमंडल में क्या प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, या 2 ऑप्शन और दे देंगे। अब बच्चों ने बचपन से ये पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग, एग्जाम में भी देखते हैं न्यूज़ में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हुआ, तो तुरंत ही उसको समझा ही नहीं कि होता क्यों है और तुरंत ही आंसर लगा दिया ग्लोबल कूलिंग। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है,
ग्लोबल वार्मिंग इसका आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है ग्लोबल कूलिंग। कैसे होता है वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, एरोसोल छोटे छोटे कण होते हैं जिनका जो आकार है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में रहता है। अच्छा, इन्हीं कणों में अगर किसी कण का आकार एरोसोल, कितने एरोसोल, 1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन, देखो 1 से 10 माइक्रोन में तो होगा एरोसोल, और अगर 1 माइक्रोन से कम होता है तो उसे कालिक या धूम कहते हैं, धूम। अब कालिक क्या होता है, यह आकार में एरोसोल से छोटे कण होते हैं। तो समझ में आ गया ना भाई, आप याद कर लो 1 माइक्रोन के, क्योंकि 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक तो कहां तक होते हैं, आपके एरोसोल में होते हैं, लेकिन अगर 1 माइक्रोन से छोटे कण होते हैं तो उन्हें बोलते हैं कालिक। अच्छा, कालिक और धूम में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर इतना सा है, ये जो है शुष्क ड्राई कण होते हैं, जबकि धूम फ्यूम जो होता है इनमें वाष्प युक्त कण को धूम कहते हैं। यानी अगर इन कणों में वायुमंडल से जलवाष्प की मात्रा भी मिल जाती है तो इस प्रकार कणों को हम क्या बोल देते हैं, धूम बोलते हैं। सभी प्रकार के कण एक ही प्रकार का इफेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूं, तो इनके बार बार जरूरत नहीं कि भाई ये क्या काम करता है। छोटे कण हैं, थोड़ा सा कम इसका इफेक्ट होता है, बड़े कणों का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे कण एक ही प्रकार से वायुमंडल को जो है प्रभावित करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। दूसरी बात, एक होता है पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर, ये भी पीएम भी कण होते हैं। कण कौन से हैं, लेकिन इनका जो शेप है वो 10 माइक्रोन से बड़ा होता है, जैसे कोहरा हुआ। अब कोहरा किस प्रकार के कणों में आता है, ऑप्शन दे देगा आपको, कालिक यानी शूट, फ्यूम, एरोसोल या फिर पीएम। तो ध्यान रखिएगा, कोहरा किस में आता है, कोहरा आता है पीएम यानी पर्टिकुलेट मैटर में, यानी जिसके जो कण है, जिसकी जो कण का आकार है वो 10 माइक्रोन से बड़ा होता है। समझ में आपको आ गया होगा। तो ये जो बात है ये है कणिकीय वायु प्रदूषण में। चलते हैं आगे। अब हमने जो वायु प्रदूषण पढ़ा उसी श्रृंखला में हम अब विभिन्न गैसों का अध्ययन करेंगे और वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू क्लास।